हेमंत याग्निक, सूरत भूमि दैनिक समाचार के ऊपर आपका वापस स्वागत है। आज रविवार, पिछले रविवार को हमने पंकज नीनावे जी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर चर्चा की थी। उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले रविवार को हमने सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी के ऊपर चर्चा की थी। आज हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ओशन एनर्जी के साथ। पंकज जी नमस्कार। पंकज जी, पिछले रविवार को हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी। हमारा वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने आगे की चर्चा इस रविवार को करने के लिए बातचीत की थी। तो सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे ओशन एनर्जी के साथ। तो आपने जिस तरह से आगे बताया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर के, वह इस तरह से कार्य करती है। तो हमें ओशियन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? हम समुद्र से कैसे विद्युत को उत्पन्न कर सकते हैं? ओशियन से हम मेनली 3 टाइप से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ओशियन थर्मल पावर प्लांट और वेव एनर्जी और टाइडल एनर्जी। यहाँ पर ओशियन थर्मल एनर्जी से हम इसमें यूज करते हैं ओटीसी साइकिल सिस्टम। ओटीसी मतलब यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ओपन साइकिल का, ओपन ओटीसी साइकिल। यहाँ पर मिनिमम जो टेम्परेचर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है वो है 20 सेल्सियस। सरफेस ओशियन के सरफेस पे जो होता है वो उस पर सन की रेडिएशन होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। और अगर हम 1 किलोमीटर डीप में जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन कम पहुँचती है। तो यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस की रिक्वायर है इस ओपन ओटीसी साइकिल कन्वर्शन के लिए वो है 20 सेल्सियस। यहाँ पर 20 सेल्सियस 27 सेल्सियस 20 सेल्सियस जी। तो यहाँ पर वार्म वाटर है जो सरफेस का ओशन वाटर का, उसको पंप के थ्रू डिएटर में पास करा जाता है, जहाँ पर नॉन कंडेंसेबल जो गैस है वो रिमूव हो जाती है। इस वाटर को फ्लो करा जाता है फिर फ्लैश इवापोरेटर से। फ्लैश इवापोरेटर वेपर और लिक्विड को सेपरेट करता है और ये लो प्रेशर वेपर है, लो प्रेशर वेपर, उसको पास करा जाता है टरबाइन से। टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से। इसके बाद टरबाइन के एग्जॉस्ट से निकलता है लिक्विड, जिसको कंडेंसेट किया जाता है डीप वाटर से। डीप में जो कोल्ड वाटर है उसके थ्रू। यहाँ पर मतलब हम कोई भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एनर्जी नहीं, पूरी तरीके से ओशियन की एनर्जी पर ही डिपेंडेंट है। दूसरा है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी में हम यूज करते हैं एक डैम का, या डैम की एक तरफ होता है ओशियन वाटर और दूसरी तरफ होता है रिजर्वोयर। टाइडल एनर्जी यानी कि भरती और ओट, उसकी बात। टाइडल एनर्जी मतलब टाइडल ओशियन में क्रिएट होती है मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर डैम के एक साइड ओशियन वाटर होता है और दूसरी साइड रिजर्वोयर होता है। जब टाइडल एनर्जी में हाइट बढ़ जाती है, हाई टाइड होती है, तो हेड ऊपर होता है रिजर्वोयर से। तो ये यहाँ पर डैम के साथ डैम में हम इंस्टॉल करते हैं रिवर्सिबल टरबाइन, जो दोनों तरफ से मतलब यानी कि उसको क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो जब हाई टाइड होती है तो हाई टाइड में रिजर्वोयर की तरफ जाता है वाटर, तो टरबाइन को घुमा कर जाता है। और जब लो टाइड होती है तो रिजर्वोयर का वाटर इस ओशियन के टूवर्ड जाता है, जिससे कि टरबाइन घूमता है और एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल जिस तरह से नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह की प्रोसेस में सिर्फ थोड़ा सा उसके अंदर इसमें रिवर्सिबल टरबाइन इंस्टॉल किया। यानी कि नदी में सिर्फ एक बार पानी आता है, उसे रिजर्व करते हैं, उसके बाद उसमें से टरबाइन के द्वारा विद्युत जनरेट करते हैं। समंदर में पानी आने से भी टरबाइन जनरेट टरबाइन से विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और पानी जाने से भी हम विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। रिवर्सिबल टरबाइन का यूज करना। तो इस
दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे ये ऐसा कोई प्लांट हो, ऐसा कोई? ओशियन एनर्जी ओशियन में मीन्स थर्मल में, जैसे कहा ओशियन थर्मल एनर्जी में, वहाँ से सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है वो है चाइना जी। और टाइडल एनर्जी है, वहाँ पे फ्रांस सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है टाइडल एनर्जी से, टाइडल इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करता है। यानी कि भारत के पास तो करीबन 7,500 किलोमीटर जितना बड़ा समुद्र का किनारा है, तो हम तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात ये है कि जो टाइडल एनर्जी है वो ज्यादा डेवलप है कंपेयर टू ये दो दूसरी मेथड है, वेव एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी। अभी वो अपने ओशियन थर्मल एनर्जी और वेव एनर्जी अपने इनिशियल स्टेज में है। जी जी। वहाँ पर अभी बहुत ही इवोल्यूशन होना बाकी है। जी जी। तो हमने ये इस तरह से ओशियन एनर्जी और टाइडल एनर्जी के ऊपर बात की। अभी जिस तरह से आपने ओशियन एनर्जी के अंदर सबसे पहले थर्मल टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, सब। दूसरा आपने टाइडल यानी कि भर्ती और ओट के ऊपर आपने बताया। तो जब हम स्कूल में थे तब स्कूल में ऐसा पढ़ा भी था कि समंदर की जो लहरें होती है उस लहरें से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि वेव एनर्जी भी होती है, मेनली 3 टाइप्स इसमें है वेव एनर्जी। तो वेव एनर्जी वो लहर एक से ही एनर्जी जनरेट करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं फ्लोट जो होता है वो वेव के ऊपर रखा जाता है और वो वेव की वजह से फ्लोट ऊपर नीचे होता है। फ्लोट के साथ कनेक्ट होता है पिस्टन और पिस्टन जो है वो कंप्रेस करता है एयर को। एक वहाँ पे पाइप्स भी होते हैं, एयर को कंप्रेस करता है और हम यूज करते हैं एयर को कंप्रेस करके कंप्रेसर यूज करते हैं कंप्रेस एयर स्टोर करने के लिए। वो कंप्रेस एयर हम टरबाइन में यूज कर सकते हैं, टरबाइन के साथ कनेक्ट करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जी जी। तो वेव एनर्जी में एक देश है चिले, वो सबसे ज्यादा फिलहाल आगे है, यानी कि वो साउथ अमेरिका में आया है। चिली के बारे में सुना भी है, सबसे पहले सुनामी भी चिली में ही आई थी। तो ये हमने बात की समंदर के द्वारा हम किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि पुनः प्राप्य ऊर्जा इस तरह से आपने बताया कि समंदर के द्वारा हम किस तरह से पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत के जैसे समंदर कार्य कर सकता है और समंदर से हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा आप समुद्र के बाहर आते हैं, जमीन के ऊपर आते हैं। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आपका क्या कहना है? जियोथर्मल इज हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ। यहाँ पर हीट जनरेट होती है अर्थ सरफेस से 6400 किलोमीटर अंदर से, अर्थ कोर से। और 6400 किलोमीटर यानी कि बहुत नीचे जाना पड़ेगा अर्थ के कोर से। और ये क्रैक्स और फॉल्ट के थ्रू बाहर आ सकते हैं, जैसे कि वोल्केनिक से भी ये एनर्जी बाहर आती है। यहाँ पर हम यूज करते हैं इस एनर्जी की वजह से अर्थ के अंदर जो वाटर है वो भी गर्म हो जाता है और वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। उस स्टीम को हम यूज करते हैं, एक साइकिल है वहां पर, और इस साइकिल से हम स्टीम को एक सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर होता है वहां से हम पास करते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर सॉलिड पार्टिकल से उसको अलग करता है और इस स्टीम को पास किया जाता है टरबाइन से, और टरबाइन से अटैच होता है जनरेटर जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इसमें एग्जॉस्ट के लिए हम कंडेंसर में उसको पास करते हैं। कंडेंसर में हम यूज करते हैं कूलिंग टावर द्वारा हम ये कंडेंसेट करते हैं एग्जॉस्ट वाटर। और जियोथर्मल एनर्जी में जो सबसे आगे जैसे वो है यूएस में कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा। तो ये थी जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बातचीत। बायोगैस से कैसे इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं? बायोगैस इज ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम एनिमल, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सबसे हम बायोमास होता है वो वेस्टेज, वो बायोमास से हम बायोगैस कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बायोगैस से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोसेस जो होती है वो 3 स्टेज में होती है। एक हाइड्रोसिस प्रोसेस होती है, उसके बाद आती है एसिटिक फॉर्मेशन और फिर आती है मीथेन फॉर्मेशन। यहाँ पर
एक टैंक होती है और एक डाइजेस्टर होता है। टैंक से पाइप के थ्रू वो वेस्ट यानी डंग, कैटल डंग या फिर जो बायोमास है उसको पास करा जाता है। और एनएरोबिक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो उसको सॉल्यूबल और सिंपल बनाता है जी। और जिसकी वजह से फिर यहाँ पर एक वॉल भी होती है डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में एक तरफ एसिडिक फॉर्मेशन होता है और दूसरी वॉल के दूसरी तरफ मीथेन फॉर्मेशन होता है। यह मीथेन फॉर्मेशन जो गैस है मीथेन वो कलेक्ट की जाती है मेटल होल्डर द्वारा। ऊपर स्टील का होता है जो वो मेटल यहाँ पर मीथेन गैस वहाँ पे कलेक्ट की जाती है। इस बायोगैस में 60% मीथेन गैस मौजूद होती है। जो मीथेन गैस की क्लोरिफिक वैल्यू जो है, जो कि फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल के लिए वजह से जैसे होते हैं, जैसे उसकी क्लोरिफिक वैल्यू जो है वो हाई होती है, जिसका हम यूज कर सकते हैं एनर्जी और पावर। तो इस तरह से बायोगैस जनरेट हम कर सकते, बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस एनर्जी में कोई प्रदूषण का कोई खतरा? यहाँ पर प्रदूषण तो कोई नहीं है, लेकिन जब मैंने कहा मीथेन फॉर्मेशन के बाद जो थोड़ा सी स्लरी बच जाती है, थोड़ा सा वेस्टेज, वही है। वो तो पहले भी था और आखिर में भी है। और यहाँ पर जो मैंने कहा वो स्टील होल्डर जो होता है, मेटल स्टील होल्डर, वो बायोगैस की वजह से कोरोसिव हो सकता है, इसलिए इसको हमें पीरियडिकली हमको उसको पेंट कराना पड़ता है जी। तो बायोगैस के अंदर विश्व में कोई ऐसा उदाहरण जो सबसे अच्छी तरह से बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हो ऐसा? यहाँ पर चाइना सबसे ज्यादा बायोगैस से एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है चाइना। पिछली बार भी हमने जब चर्चा की थी तब 2 बार चाइना का नाम आया, हाइड्रो पावर प्लांट। और यहाँ पर भी 2 बार चाइना, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल चीन ही करता है। उसे बीट करने के लिए शायद अभी भारत को बहुत ही, हम जैसे लोग और हमारे सरकार को बहुत ही तो करनी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमने सूर्य ऊर्जा के ऊपर चर्चा की, पवन ऊर्जा के ऊपर चर्चा की, जल ऊर्जा के ऊपर चर्चा की, समुद्र ऊर्जा के ऊपर चर्चा की, जियोथर्मल यानी कि भूउष्मीय ऊर्जा के ऊपर चर्चा की और जैव ऊर्जा के ऊपर चर्चा की। तो इसी तरह से हमने पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत के ऊपर आज चर्चा की। पिछले रविवार से हमने पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों के ऊपर चर्चा की थी। आज यहीं पर हम पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोतों के ऊपर की चर्चा समाप्त करते हैं। अगले रविवार को हम वापस मिलेंगे विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पंकज कुमार जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। जय हिंद, नमस्कार।